एक सास की दो अमीर और दो गरीब बहू। अरे मेरी कामकाजी बहुओं, खाना बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी? पिछले 15 मिनट से टेबल पर बैठकर बाट जो रहे हैं। माँ जी, ये दोनों ना जानबूझकर देर सांझ बीतने के बाद खाना बनाना शुरू करती हैं। रेवती अपनी दो बहू प्रोमिला और वाणी के साथ आराम से खाने की मेज पर बैठी हुई थी। वहीं दूसरी ओर बेचारी दो बहुएं धानी और शिवी रसोई घर के भीतर खाना बनाने में उलझी हुई थी। तभी हड़बड़ाहट में धानी का हाथ चूल्हे पर चढ़े गर्मा गर्म तवे से जल जाता है और दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकल पड़ती है। आह माँ! क्या हुआ जीजी? हे भगवान, आपका तो हाथ जल गया। अरे नासपीटियों, आज रसोई घर से निकलने का इरादा नहीं है क्या? शिवी, मेरी चिंता ना करो। चलो, अगर सासू माँ को समय से खाना न मिला तो वो बिन बात पर हम दोनों पर बिगड़ जाएंगी। धानी अपने जख्मों को नजरअंदाज करके खाने की परात लेकर मेज पर परोसते हुए कहती है, माफ करना माँ जी, वो तरकारी 3 तरह बनानी थी ना, इसीलिए जरा समय लग गया। अरे इसे तू जरा सा समय कहती है? पिछले 20 मिनट से बेचारी मेरी दोनों बहुएं भूख से बिलबिला रही है। देख, इनका फूल सा खिलता हुआ चेहरा कैसे बेजान और मुरझाया हुआ है। पहले मेरी दोनों बहू वाणी और प्रमिला को खाना परोस। सासू माँ, खाना मैं परोस देती हूँ। वो रसोई घर में रोटी बनाती वक्त जीजी का हाथ जल गया है। अरे शिवी, जरा सा तो जख्म है, खाना परोसने से क्या बिगड़ जाएगा? मैं और प्रोमिला भूख नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्यों नहीं वाणी, ये लो खाओ। बात को बढ़ने से पहले धानी बात काट कर खाना परोसने लगती है। तभी खाने का एक कौर खाते ही प्रोमिला खाने में खामी निकालने लगती है। अथू! अरे रसोई घर में दोनों आंखें मूंद कर खाना पका रही थी क्या? सारी की सारी सब्जी में मिर्च भरी हुई है और नमक का तो नाम ही नहीं है। इतना स्पाइसी खाने से हम दोनों बहुओं की ब्यूटी को बिगड़ने के लिए तुमने ये जाल बिछाया है ना, ताकि हमारा हजारों का कराया मेकओवर मिट्टी में मिल जाए। प्रोमिला के मुंह से ऐसा सुनकर रेवती गुस्से से लाल पीली होकर कहती है, क्यों री मेरी बैरन बहू, कहा था ना मैंने कि खाने में खामी निकली तो तुम दोनों की खैर नहीं। माँ जी, हमने सब्जी में नमक डाला था, आप एक बार चख कर तो देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम झूठ बोल रही हैं? तुम दोनों गरीब को जरा सा ढील दे दो तो सर पर चढ़कर तांडव करने को हो जाती हो। अरे तुम दोनों की औकात तो ये झूठन मांजने की थी। जाने क्या काला जादू टोना किया जो मेरे बेटे बिन बताए तुम्हें ब्याह ले आए। खुद की शक्ल सूरत नहीं है, इसीलिए मेरी अमीर बहुओं की सूरत बिगाड़ना चाहती हो। इस तरह रेवती रईस बहू की चिकनी चुपड़ी चाल में आकर अपनी गरीब बहुओं पर जुल्म ढाती रहती है। और फिर, माँ जी, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। आपकी दोनों बहुएं रईस घरों से ताल्लुक रखती हैं। आज हम 5 स्टार में डिनर करने चलते हैं। अरे मेरी बहुओं, तुम दोनों का कहाँ मैं कैसे टाल सकती हूँ? प्रोमिला और वाणी की थाली का खाना खाकर खत्म करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद रेवती अपनी दोनों रईस बहू के साथ घर से निकल जाती है और धानी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती है। हे ईश्वर, आखिरकार कब तक हम बहुओं का शरीर कोड़े का कौर बनता रहेगा? जीजी, अगर पहले ही दिन से हमने आवाज उठाई होती तो आज सासू माँ और जेठानी जी की ज्यादती इस कदर न होती। ऐसा कहते हुए दोनों बहू बीते दिनों में चली जाती हैं। रेवती के 4 बेटे थे, जिसमें से 2 की शादी बड़े ही रईस घराने में हुई थी। शादी के बाद रेवती वाणी और प्रोमिला की सास बनी। बस एक बार विपुल और प्रणव की शादी भी ऊंचे खानदान में हो जाए तो जीवन सफल। रेवती अपनी रईस बहू के आगे ये गाथा गा ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर प्रणव और विपुल अपनी पत्नी के साथ आते हैं। तुम दोनों बैठो, मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। दरवाजा खोलते ही रेवती बेटों को बीवियों के संग देखकर दंग रह जाती है। तभी बिगड़े हुए माहौल को देखकर अमीर बहुएं बातों के बाण चलाने लगती हैं। ये लो माँ जी, विपुल और प्रणव ने तो आपकी सोच पर पानी फेर दिया। आपके मन की मिठाई तो धरी की धरी रह गई। माँ, ये धानी है मेरी पत्नी। माँ, ये शिवी है मेरी पत्नी। माँ का आशीर्वाद लो शिवी। जैसे ही धानी और शिवी रेवती के पास आती हैं, गुस्सैल लहजे में वो बोलती है, दूर हट मेरे पास से।
खबरदार जो मुझसे कोई नाता जोड़ने की कोशिश भी की तो। देवर जी, आप दोनों अपनी पत्नियों को लेकर कमरे में जाइए। माँ जी इस वक्त गुस्से में है। कुछ देर बाद, माँ जी, ऐसे गुस्से से बनती बात भी बिगड़ जाएगी। अब जो होना था हो चुका। माँ जी, 1 या 2 दिन बाद देवर जी शहर चले जाएंगे, और वैसे भी इतने बड़े घर को साफ सुथरा रखने के लिए बाई की जरूरत पड़ेगी ना, तो इन बैरन बलाओं को बाई बनाकर रख लेते हैं। सही कह रही हो बहू तुम। 2 दिन बाद रेवती के दोनों बेटे शहर रवाना हो जाते हैं। और फिर, ओह गरीब बाप की बेटियों, जल्दी से नीचे आओ। जी कहिए सासू माँ। तुम दोनों के पलंग तोड़ने की परंपरा खत्म हो गई है। कमल को देखकर कीच की तरह मेरे बेटों से ब्याह रचाकर तुम इस घर की बहू तो बन गई। अब देखो, मैंने भी तुम्हें बाई बनकर ना तुम्हारी जात न बदल दिखाई, तो मैं भी रेवती नहीं। अब जल्दी से कपड़ों का ढेर उठाओ और धोने बैठ जाओ। माँ जी, खिड़की दरवाजे के पर्दे भी मैले हो चले हैं, इन्हें भी बदल कर धुलवा देना। और एक जरूरी बात, वॉशिंग मशीन को तो हाथ भी मत लगाना। माँ जी, जिठानी जी खड़ी खड़ी हमें हिदायत दे रही है और आप बुत बनकर खड़ी देख रही हैं। जो तुम्हारी जेठानी कह रही है चुपचाप उसे मानो, समझी? इस घर में शान और शौकत का हर सामान मेरी रईस बहू दहेज में लेकर आई है, जबकि तुम दोनों छुच्छे हाथ आई हो। उस दिन के बाद से बेचारी गरीब बहुओं को सास के सताव के साथ साथ जेठानियों की ज्यादतियां भी सहनी पड़ती। रेवती का मन जीतने के लिए गरीब बहुएं उसका कहा कुछ भी नहीं टालती। उन्हें रोजाना सास के कहने पर वो जेठानी का झूठन ही खाने को मिलता। दोनों बहुएं फूट फूट कर रो ही रही थी कि अचानक उन दोनों के पति शहर से आ धमकते हैं। प्रणव, तुम आ गए? क्या बात है भाभी, शिवी रो क्यों रही है और आपका चेहरा इतना बेरंग क्यों है? प्रणव के पूछने पर धानी उसे सारी वारदात बताती है। तभी रेवती और अपनी दोनों रईस बहू के साथ घर आ जाती है। खाना कितना मजेदार था ना। अरे विपुल, प्रणव, तुम दोनों कब आए? वाह माँ, रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी मात दे दी। हमारे पीठ पीछे आपने जो हम दोनों की पत्नियों के साथ किया है उसका कच्चा चिट्टा सामने खुल चुका है। आखिर तुम दोनों बैरन बलाओं ने अपनी जात दिखा ही दी। माँ जी, इसके सिवा आपने हमारे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। आपने हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लिया। पहले दिन से हम आपकी नजरों में स्नेह खोजते रहे, मगर लाख कोशिश के बाद हम आपको बदल न सके। माँ, अमीरी गरीबी की दीवारों के बीच आपने कभी इनके मन और इनके गुणों को देखा नहीं। हम जा रहे हैं, आप अपनी शानो शौकत के साथ खुश रहना। इस तरह रेवती को उसके किए की सजा मिल जाती है और आखिरकार शिवी और वाणी आज अपने पति के साथ सास के सताव और अमीर बहुओं की बंधुआई से बच निकलती है। नारियल बर्फी बनाकर बेचने वाले पति पत्नी की सफलता। केरल के कोल्लम बाजार में अनेकों व्यापारी नारियल पानी बेचने का व्यापार करते थे। उन्हीं में से एक था रामा, जो भोर को नदी के तट पर पर्यटकों को नारियल पानी बेचकर अच्छा खासा कमाई किया करता था। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी ठंडा मीठा, नारियल पानी ले लो, नारियल पानी पियो, स्वस्थ जीवन जियो। रामा के नारियल पानी का व्यापार ठप तब पड़ा जब उसकी देखा देख और भी कई लोगों ने नारियल पानी बेचना शुरू कर दिया, जिसे पूरे दिन भर में रामा की दुकान पर इक्का दुक्का पर्यटक ही नारियल पानी खरीदने आता था। देर शाम वो बेमन से घर आता है, जहाँ उसकी पत्नी नंदिता कहती है, आयो रामा, तुम इतना उदास क्यों दिखता जी? अरे नंदिता, जब से तट पर लोगों ने नारियल पानी बेचने का धंधा शुरू किया है, कमाई बढ़ चुकी है। ऐसे में अब पुराने नारियल पानी वाले के पास पर्यटक आते ही नहीं, लोगों की होड़ नई दुकानदार के पास रहती है। तुम चिंता मत करो जी, बप्पा पे भरोसा रखो, वो हमको कोई ना कोई काम मुहैया कराएगा। नया काम जमाना बच्चों का खेल है क्या? बार बार घाटा झेलना मेरे बस की नहीं है नंदिता। दोनों के बीच बहसबाजी होने लगती है। तभी वहां नंदिता की पड़ोसन प्रोमिला लड्डू से भरा थाल लेकर भीतर आती है। अरे रामा भाई, ये लो नारियल के लड्डू खाओ। नंदिता हाथ बढ़ाकर झट से अपने और रामा के हिस्से का लड्डू उठा लेती है, जिसके बाद प्रोमिला वहां से चल देती है और रामा कहता है, यहाँ धंधा चौपट पड़ा है और तुम्हारे मन में नारियल के लड्डू फूट रहे हैं। अयो रामा, अभी परसों राखी है और राखी में मिठाइयों की कितनी होड़ मचती है, ये तो तुम जानते हो ना जी। प्रोमिला का नारियल का बागान है,
जिसमें ढेरों नारियल उगते हैं। मैं सोच रही हूँ कि उससे सस्ते दर पर नारियल खरीदकर नारियल की बर्फी बनाकर बेचें। नंदिता की नारियल की बर्फी की बात रामा को जच जाती है। अगली भोर दोनों प्रोमिला के घर आते हैं। प्रोमिला, हमको तुम्हारे नारियल के बागान से नारियल चाहिए। घबराओ नहीं, हम तुमसे पैसे देकर नारियल खरीदेंगे। ठीक है नंदिता, मगर बरसात के चलते नारियल के पेड़ गीले हैं, इसलिए नारियल की गाछ पे सावधानी से चढ़ना। दोनों नारियल के बागान में आते हैं, जहाँ पेड़ की ऊंचाई पर नारियल के गुच्छे लटके होते हैं। अयो रामा, ध्यान से चढ़ना जी। अब बरसों से नारियल के पेड़ों पर चढ़ाई की है। नारियल तोड़कर दोनों उन्हें बोरियों में भरकर घर लौट आते हैं और साथ मिलकर नारियल की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। रामा, तुम नारियलों को बारीकी से घिसो, इतने में मैं काजू बादाम काट कर रख देती हूँ। फिर नंदिता बड़ी सी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाकर घिसे हुए नारियल को घी में भूनने लगती है। बर्फी बनाने लायक नारियल भून चुके हैं, अब इसमें नारियल के आधे भाग चीनी डालकर और पकाना होगा। नंदिता नारियल की बर्फी का मसाला तैयार करके उन्हें बड़ी सी परात में मिलाकर उनकी बर्फी काट देती है और काजू इत्यादि से सजाकर उन्हें कुछ देरी के लिए छोड़ देती है। अरे वाह नंदिता, तुमने तो एकदम हलवाई के जैसे नारियल बर्फी बनाई है। चलो कल राखी है, इसलिए ज्यादातर लोग आज ही मिठाई खरीद कर रख लेंगे। दोनों पति पत्नी नारियल की बर्फी लेकर नत्थू हलवाई की दुकान के एकदम सामने खड़े हो जाते हैं। नारियल की बर्फी, नारियल की बर्फी, खोए पिस्ते से लबालब भरी नारियल की बर्फी, खाओ खाओ। आते जाते ग्राहक उनकी बर्फियों पर नजर मारकर नत्थू मिठाई वाले की दुकान पर जम जाते थे, जिसे देख नत्थू ऐंठते हुए कहता है, अरे ओ रामा और नंदिता, मेरी मिठाई की दुकान से तुम्हारे इस टुच्ची बर्फी का कोई मुकाबला नहीं, समझे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे नारियल की बर्फी धरी की धरी रह जाएगी और हमें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अयो रामा, मेरे दिमाग में एक तरकीब चल रही है। क्यों ना हम अपने नारियल की बर्फी का दाम थोड़ा कम करके उन्हें बेचें? फिर क्या था, दोनों पति पत्नी बर्फियों का दाम घटाकर उन्हें बेचने लगते हैं। देखते ही देखते उनके तखत के चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है। नारियल की बर्फी खाओ, नारियल की बर्फी, ताजी ताजी सस्ती नारियल की बर्फी खाओ। अरे ओ बर्फी वाले, जरा जल्दी से 25 पीस नारियल की बर्फी बांध दो। ये लो काका, पति पत्नी स्पेशल नारियल की बर्फी। पति पत्नी के नारियल की बर्फी से लुभाकर लोगों की बड़ी भीड़ उन्हीं के इर्द गिर्द जमा हो जाती है, जिसे देख नत्थू मिठाई वाला जल भुनकर कहता है, जब से इन पति पत्नी ने मेरी दुकान के आगे अपने इस नारियल के बर्फी का धंधा खोला है, मेरी दुकान एकदम मिठाई की ठप पड़ गई है। इक्के दुक्के लोग आते हैं और मिठाई और बर्फियों के भाव जानकर उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जाने इनकी इस नारियल की बर्फियों में ऐसा भी क्या मिला है जो ये कल तक मेरी मिठाई की दुकान में भिनभिनाने वाले ग्राहक इनकी बर्फी को गुड़ समझकर मक्खियों के जैसे चिपक गए हैं। कुछ ही पलों में उनकी बनाई बर्फियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वो घर लौट आते हैं। देखा रामा, हमारी बनाई नारियल की बर्फी लोगों को इतनी ज्यादा मात्रा में भाई कि सारी खत्म हो गई, जिससे हमें अच्छा मुनाफा भी हुआ है। अब कल और ज्यादा नारियल की बर्फी बनाकर बेचेंगे। नंदिता, आज त्योहार के चलते पूरे बाजार में मिठाई की मांग थी, इसलिए हमारी बर्फियां आसानी से बिक गईं। इसलिए कल पहले हम इतनी ही मात्रा में नारियल की बर्फी बनाएंगे। दोनों खा पीकर सवेरे उठने की खातिर जल्दी सो जाते हैं और रामा फिर से प्रोमिला के बागान से तोड़े हुए नारियल की कीमत अदा करके उन्हें लेकर घर आ जाता है। दोनों दंपति साथ मिलकर नारियल की बर्फी तैयार करके उन्हें बाजार में बेचने पहुंचते हैं। नारियल की बर्फी खाओ भैया, आ गई है बाजार में नारियल और खोए से बनी चाशनी में छनी मोतियों सी नारियल की दानेदार बर्फी, एकदम सस्ते दामों में। अरे ओ बर्फी वाली, कैसे बेच रही हो ये नारियल की बर्फी? एक नारियल की बर्फी मात्र 10 रुपए में। हाय दैया, अरे बर्फी में पड़ा सारा हर्जाना हमसे ही चुकता करोगी क्या? इतना महंगाई क्यों? काकी, दुकानदार चाहे कितना ही सस्ता क्यों ना बेच ले, ग्राहकों को महंगा ही जान पड़ता है। वो देखो, नत्थू मिठाई वाले की दुकान, यही नारियल की एक बर्फी उसकी दुकान में 20 रुपए की एक पड़ेगी, वो भी न जाने कितने दिन पुरानी। अरे सौदा तो दोनों का एक है,
फिर उस मिठाई वाले ने बर्फी का गला काट दाम क्यों रखा है? अरे काकी, उसके दाम को छोड़ो और ये लो, पति पत्नी की स्पेशल नारियल बर्फी। गुजरते हुए हर दिन के साथ नारियल की बर्फी बेच रहे दंपत्ति की कमाई बुलंदियां छूने लगती है। बढ़ती कमाई से वो एक भाड़े पर दुकान लेकर पति पत्नी की नारियल बर्फी नाम से एक बर्फी की दुकान खोल देते हैं, जिससे उन्हें बाजार में और ज्यादा नाम मिलता है। नंदिता, अब हमको दुकान का भाड़ा भी भरना होगा, क्यों ना हम नारियल की बर्फी के साथ नारियल के लड्डू भी शामिल कर लें। हाँ रामा, तुमने एकदम सही कहा। अब से हम नारियल के लड्डू भी बनाया करेंगे, क्योंकि एक से भले ही दो जी। दोनों पति पत्नी नारियल के लड्डू और बर्फी बनाकर उन्हें बेचने लगते हैं, जिससे उनकी कमाई और भी ज्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने पैसे जोड़ना शुरू किया। 1 महीने बाद, रामा, ये हमारी दुकान की महीने भर का जोड़ बटोर है। प्रोमिला अपना नारियल का बाग बेच रही है, क्यों ना इन पैसे से हम दोनों उसका बाग खरीद लें। हाँ, इसे प्रतिदिन नारियल खरीदने के जाने वाले पैसे बच जाएंगे। वो दोनों प्रोमिला से नारियल का बाग खरीद लेते हैं और रामा कहता है, अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि कल तक जिस बाग के नारियल तोड़ने और यहाँ कदम रखने के लिए हमको इजाजत लेनी पड़ती थी, आज ये बाग और ये नारियल के सैकड़ों पेड़ हमारे हैं। नारियल की बर्फी बेचकर वो दंपत्ति अच्छा घर ले लेते हैं और वही काफी रईस भी हो जाते हैं। उनकी बनाई नारियल की बर्फी को शादी के शुभ अवसरों में भी शामिल किया जाता है। कुछ इस कदर सफलता नारियल की बर्फी बेचने वाले पति पत्नी के इस जोड़े की कदम चूमने लगती है, जिसके बाद उन्हें कभी पीछे पलटकर नहीं देखना पड़ता। 3 बहू की भोजन चुनौती। चंदनपुर गांव के बड़े बाजार में एक ढाबे के बाहर टंगे बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ इस कदर लिखा था, जिस बोर्ड पर लिखे शब्द को बहू मुंह जुबानी बोलती है। खाओगे जब ये बिरयानी, याद आएगी तुमको नानी, खाने पड़ेंगे 12 अंडे, आधे में पड़ना जाना ठंडे, चिकन मसाला भी परात में शामिल है, कोई सास बहू की भोजन चुनौती के काबिल। गुड्डू नाम का शख्स वहाँ खड़ा ये सुन रहा होता है। अरे ससुरा, ये भी भला कौनो भोजन चुनौती है? अरे ये तनिक सा खाना तो गुड्डू रंगीला क्षण भर के भीतर खत्म कर जाई। अरे ओ बुद्धू रंगीला। अरे काकी, तनिक कायदे में नाम ले लियो हमार, हमें छपरा के गुड्डू रंगीला। रंगीला हो या घोड़े का तबेला, है तो तू छपरी ही भाई, और इस पाव भर के पेट में तू क्या ही भोजन चुनौती पूरी करेगा। अरे काकी, हमका हल्के में नहीं लियो, गांव में कितना बेर हम लिट्टी चोखा का चुनौती बाकायदा जीत के बैठे हैं। इस भोजन चुनौती में तुझे एक बड़ी परात में ठक्कम ठेल खाना मिलेगा, जिसमें 1 खरा मटन मसाला, 10 बड़ी थाली बिरयानी, 12 अंडे और 15 रोटियां हैं। अगर 15 मिनट के भीतर तू ये सारा खाना सपाचट कर जाता है तो तुझे 5,000 रुपए मिलेंगे, वरना 5,000 रुपए के साथ तुझे परात के पूरे खाने का पैसा चुकाना पड़ेगा। बोल, हम सास बहू की शर्त मंजूर है? एकदम काकी, तुम सास बहुरिया तो बस 5,000 के नोटों के बंडल बांध लो। ताव में आकर गुड्डू रंगीला सास बहू की भोजन चुनौती स्वीकार तो कर लेता है, जिसके बाद बहू उसे खाने से भरी परात परोसती है। वहीं सास टाइमर सेट करती है, मगर सास बहू के खाने के इक्के दुक्के कौर खाते ही उसके कानों से जोरदार धुआं निकलने लगता है और वह कहता है, अरे राजनीति खेल गई डाइन, हे बाबूजी बचाओ हमके। अरे ई खाने का कौर है कि मौत का कौर? जरूरी ससुरी सास बहुरिया ई भोजन चुनौती माँ मिर्च मसाले का जबरदस्त तड़का मारी है। ससुरा कानपुर में हड़ताल हुई गवाह। 15 मिनट बाद, तुम तो शर्त हार चुके हो, जल्दी से पूरे 5,000 रुपए निकालो। अरे 5,000 नहीं तो के तो कदुआ मिली, कदुआ। ये सुनकर गुस्से से बौखलाई बहू रज्जो गुड्डू की गर्दन पकड़कर कहती है, गुड्डू रंगीला पूरे 5,000 रुपए निकाल दे, वरना ऐसा हाल करूंगी कि गुड्डू रंगीला से ढीला बनता डोलेगा। भोजन चुनौती से हारने के कारण बेचारा गुड्डू को पूरे 5,000 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। ढाबे से बाहर जाते हुए खुद में बुदबुदाता है, बाबूजी वो 5,000 रुपया घुइया की खेती बाड़ी से जोड़ बटोर करके हमके ई पास से दिए रहे थे कि हम शहर में काम धाम करी हैं। इतना आस लेकर शहर आए रहे कि हम कच्चे बनियान का खोखा खोल पाए। सारा श्रद्धा गर्दा गर्दा हो गए। समय गुजरता है,
जिस किसी की भी नजर सास बहू के ढाबे के बोर्ड पर लिखे भोजन चुनौती पर पड़ती है वह बाहुबली बनकर वहां आ जाता है। ऐसे ही एक रोज मोटा राम नाम का थुलथुला शख्स उनके ढाबे पर आता है, जिसे देखकर सास बहू खुसुर पुसुर करती हुई कहती है, अरे राम जी, ये मोटा राम कहाँ से पधार पड़ा? हमारी भोजन चुनौती के परात से दुगना तो इस पिटल्लू का पेट है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भैंसा हमारी भोजन चुनौती को जीत कर 5,000 ले जाए। बहू बेफिक्र हो जा, इस मोटल्ले गैंडे के पेट में आधे से ज्यादा तो गैस के गोलों ने घेर रखी होगी। देखना आधे खाने में ही ये पुस्सी बम की तरह फुट पड़ेगा। अरे जल्दी से खाने से भरा परात सामने रखो, आज तो मोटा राम इस भोजन चुनौती को जीतकर पूरे 5,000 रुपए लेकर ही जाएगा। रज्जो झटपट से मोटा राम के आगे खाने से लबालब भरी परात परोसती है, जिसमें 10 बड़ी थाली बिरयानी, 12 अंडे, 15 रोटियां और खरा मटन मसाला होता है। खाना शुरू करो मोटा राम, अगर 15 मिनट के भीतर तुम इस परात के पूरे खाने को सफाचट कर जाते हो तो जीत के तौर पर तुम्हें पूरे 5,000 की रकम अदा की जाएगी। मोटा राम हाथ मलते हुए अपने पेट को सहलाकर परात में रखे खाने को एकाएक खाने लगता है। वह कभी मटन मसाला खाता तो कभी चपाती तो कभी अंडे खाता। बावजूद इसके 15 मिनट में वह परात में भरे आधे खाने को भी खत्म करने में असफल रहता है। 15 मिनट पार हो चुके हैं, तुम भोजन चुनौती हार चुके हो। चलो निकालो पूरे 5,000। मोटा राम एक लंबी सी डकार मारता है। माँ जी, इससे पहले कि इसका डकार विस्फोटक बम में बदले, इससे पैसे लेकर चलता करो। ये लो 5,000 रुपए। समय गुजरता है। भोजन चुनौती के बलबूते पर सास बहू की भली कमाई हो रही। आखिरकार अब तक एक भी शख्स सास बहू की भोजन चुनौती को पार करने में सफल जो नहीं हो सका था। एक सांझ सास बहू बातें करते हुए कहती हैं, बहू, ये भोजन चुनौती का बोर्ड ही हम सास बहू के ढाबे की जान है। ससुरा किसी के माई के लाल में इतना दम ही नहीं जो एक बार में परात भरकर खाना खत्म कर जाए। हाँ माँ जी, इस भोजन चुनौती से हम सास बहू आम के आम गुठलियों के दाम भी हासिल कर लेते हैं। सास बहू की भोजन चुनौती की खबर आसपास के सभी गांव में सनसनीखेज कर देती है। तभी एक दिन रमीला, शर्मिला और उर्मिला नाम की 3 बहुएं वहां आकर सास बहू के भोजन की चुनौती को चैलेंज करती हैं। हेलो आंटी जी, हम तीनों बहुएं आप सास बहू की भोजन चुनौती को चैलेंज करते हैं। तीनों बहुओं का स्लिम फिगर देखकर सास बहू एक दूजे को एकटक निहारते हुए बोलती हैं, अरे ये तुम तीनों बहुओं के बस की बात नहीं। अरे अच्छे खासे लोग भी हमारी इस भोजन चुनौती को भरसक जीत ना सके। सासू माँ, इन तीनों बेजान बहुओं को खाने की जरूरत है, खाने दीजिए। मगर हमारी एक शर्तें हैं। अगर हम बहुएं इस भोजन चुनौती को पूरा कर गईं, तो आगे से आपको हम बहुओं को हमेशा मुफ्त में खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ, हमें मंजूर है, पहले जीत तो जाओ। रज्जो तीनों बहुओं के लिए बड़ा सा खाने का टेबल लगाकर उन तीनों के आगे खाने से लबालब भरी पूरी परात रख देती है। तभी सरिता कहती है, तुम तीनों का समय शुरू होता है। तीनों बहुएं तेज तर्रार रफ्तार से खाने लगती है। कभी वह मटन खाती तो कभी गपागप अंडे खा रही थी। ये देखकर सास बहू के पसीने छूट जाते हैं। तभी वह कहती हैं, अरे रज्जो बहू, लगता है आज पूरे 15,000 पानी में बहने वाले हैं। हाँ सासू माँ, आप सही कह रही हैं। देखने में तो तीनों सूखे कांटे की तरह हैं, मगर खुराक तो अपार है। एकदम जानवरों की तरह जुगाली कर रही है। कभी मटन में मुंह मार रही है तो कभी बिरयानी निपटा रही है। माँ जी, कुछ कीजिए, खड़ी खड़ी देख क्या रही है? अपनी बर्बादी का नजारा। 15 मिनट के भोजन चुनौती को तीनों बहुएं 5 मिनट के भीतर ही पूरा करके कहती हैं, लाओ हमारे पैसे, हम तीनों बहुएं शर्त जीत चुकी हैं। तुम तीनों साधारण इंसान नहीं हो, जरूर तुम भुक्खड़ दानव हो, इसीलिए इस कठिन भोजन चुनौती को 5 मिनट में पार कर गई। आंटी जी, ये भोजन चुनौती तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम बहुएं इससे भी भारी भोजन चुनौती को जीत चुकी हैं। हाँ, हम बहुओं ने एक बार में 10-10 थालियां खाना और तो और 6 मिनट के भीतर 56 भूख की थाली का खाना खाने की जीत भी अपने नाम की है। इंस्टा और फेसबुक पर ऐसे भोजन चुनौती से भरे हम तीनों बहू के सैकड़ों ब्लॉग हैं। ये सुनकर सास बहू के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। ना चाहकर भी भोजन चुनौती जीत जाने के कारण उन्हें तीनों बहुओं को पूरे 5-5 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ता है। जिसके बाद सास बहू चुनौती के बोर्ड को हटाकर साधारण दर पर ढाबा चलते हुए कहती हैं,
माँ जी, काश हम सास बहू वो भोजन चुनौती का बोर्ड ही नहीं लगाते, तो ना वो 15,000 रुपए, ना ही ये तीनों बहुएं आए दिन मुंह उठाकर हमारे ढाबे पर आती। हाँ बहू, पर अब पछता कर क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह सास बहू को बड़ा सबक मिलता है, जिसके बाद भावी भविष्य में वह भोजन चुनौती जैसे चैलेंज को फिर ढाबे के लिए नहीं अपनाती और ढांढस बांधकर मेहनत के बलबूते पर ढाबा चलाती हैं। सास बहू की मिलावटी रंगीन पानी पूरी। शहरी भीड़भाड़ से कोसों दूर बसा ब्रह्मपुरा नाम का एक भरा पूरा गांव, जहां एक बड़ी जनसंख्या की जनता वास करती थी। उसी गांव में लाजवंती और अलका नाम की सास बहू की जोड़ी भी अपने पति के साथ रहा करती थी। परिवार के मुखिया थे सत्तू, जो लाजवंती के पति और शेखर के पिता थे। एक सवेरे की बात है। अरे सुनती हो शेखर की अम्मा, अरे जल्दी से खाना बांध दो, हमका देरी होवत है। तभी रसोई घर के भीतर से दोनों सास बहू एक संग निकल कर आती हैं और लाजवंती कहती है, अरे सत्तू महाराज, थोड़ा सब्र बांध लिया करो। ऐसा भी क्या होड़ मचा रखी है जैसे कि लाखों की कमाई करने जा रहे हो। माँ, आज गांव के प्रधान का खेत पटाना है ताकि कल से जमीन में बीज बोया जा सके। बरसों से दोनों बाप बेटे खेती बाड़ी में उलझे पड़े हो, मगर पेट पालने के सिवा एक पैसा नहीं बचता है। जाने इस टूटे फूटे छप्पर से किस जुग जमाने में निजात मिलेगा। अरे भगवान, भोर सवेरा बौरा गयल हो का, जतरा बिगड़े के सिवा और ये कुछ नहीं आवत है। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटे खेत की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद, सासू माँ, इतनी देर दोपहर हो गई है, अब तक आपने एक भी निवाला नहीं खाया। इस पर लाजवंती बेमन से कहती है, जीवन भर तो ये रूखा सूखा ही खाना है। जाने इस घनघोर गरीबी से हमारा घर कब निकल पाएगा। सासू माँ, बाबूजी और ये मिलकर जो भी कमा पाते हैं उससे तो जीवन भर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हर्ष ही रहेगा। अब हम सास बहू को भी कुछ करना पड़ेगा। दोनों सास बहू सोच विचार कर कहती हैं, माँ जी, आजकल बाजार भर में गोलू गोलगप्पे वाले की दुकान अर्श पर है। अगर हम सास बहू उसके गोलगप्पे के ठेले के बाजू में एक अपनी पानी पूरी का ठेला खोल दे तो गोलू के गोलगप्पे का कारोबार अर्श से फर्श पर आ जाएगा और हम सास बहू धड़ाधड़ कमाई कर सकेंगी। दोनों सास बहू घर का दाना पानी खरीदने के पैसे पानी पूरी के कारोबार में झोंक देती हैं और ढेरों गोलगप्पे बनाकर पहुंच जाती हैं। गोलू गोलगप्पे की दुकान के एकदम सामने कुछ घंटे बाद, माँ जी, ऐसे हमारी पानी पूरी का मामला जमने वाला नहीं। हमें इस गोलू के गोलगप्पे से हटकर कुछ नया करना होगा। हाँ बहू, एक तो इस पानी पूरी में हमारा पड़ता इतना लगा है, मगर एक पैसे की बिक्री भी नहीं हुई। एक तरकीब है जिससे सामने खड़ी इस मुश्किल को हम इंद्रधनुष के तीर जैसे भेज सकते हैं। माँ जी, साफ शब्दों में कहिए, गुत्ती मत गूंथिए। क्यों ना हम सास बहू मिलकर रंगीन पानी पूरी पकाएं? इससे पानी पूरी खाने के शौकीन लोगों की भीड़ हमारे पास खींची चली आएगी और हमारा पड़ता भी कम लगेगा। वाह माँ जी, आपने ये बात तो बड़ी चौकी की कही। कल से हम यही करेंगे। अगली सुबह, अरे बहू, नींद से जाग, देख भोर हो गई, गोलगप्पे नहीं करने क्या, उठ। कुछ ही देर में दोनों मिलकर पानी पूरी का सामान इकट्ठा करके कहती हैं, माँ जी, ये पानी पूरी के पानी बनाने का पुदीना तो रातों रात सड़ गया। बाहो, एक तो हम सस्ता देखकर ये सड़ा गला पुदीना उठा लाए थे। एक बार पुदीने को पीस कर इसे पानी पूरी में पानी का घोल तैयार कर दे तो किसे पता चलेगा। माँ जी, पानी पूरी के लिए इतना सूजी मैदा काफी है? अरे मेरी बुद्धू बहू, जानती नहीं सूजी मैदा कितना महंगा है। गोलगप्पे बनाने में आटा इस्तेमाल करते हैं, उससे हम सास बहू को घाटा नहीं होगा। और अगर ग्राहक ने स्वाद से पकड़ लिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे गोलगप्पे रंग बिरंगे बनेंगे। किसी को हम चॉकलेट गोलगप्पों का नाम देंगे तो हम किसी को फ्रंट गोलगप्पा। पैसे कमाने की होड़ में दोनों सास बहू स्वार्थी होकर खराब कोटी का सामान इस्तेमाल करती हैं, जैसे सड़े गले पुदीने का पानी सस्ते रंग का इस्तेमाल करके रंग बिरंगी पानी पूरी बनाती हैं और उन्हें बेचने के लिए बाजार आ पहुंचती हैं। पानी पूरी खाओ, रंग बिरंगे किफायती उच्च कोटि की पानी पूरी खाओ भैया। अब आ गया है भरे बाजार में आपके बीच 10 रुपए में 10 पानी पूरी। ऐसा सुनते ही लोगों की बड़ी भीड़ सास बहू के बने रंगीन पानी पूरी खाने के लिए उनके पास आकर पानी पूरी खाने लगते हैं। तभी लता और ब्रजेश नाम का एक दंपति उनकी रंगीन पानी पूरी खाने को दौड़ा आता है। अरे जरा जल्दी से हमको भी ये रंगीन पानी पूरी तो खिलाना। इस पर ब्रजेश कहता है, वैसे ये रंगीन पानी पूरी आपने कैसे बनाया है? ग्राहक होने के नाते हमको खाने की गुणवत्ता की खबर तो होनी चाहिए।
दोनों अतरंगी सास बहू एक दूसरे का मुंह ताकती हैं और अलका कहती है, अब इन रंगीन पानी पूरी को हम सास बहू ने बड़े परख और प्यार से बनाए हैं, खाकर देखो बाबू। ब्रजेश और लता पानी पूरी खाने लगते हैं। वो सास बहू की रंगीन पानी पूरी के पीछे का दोषपूर्ण सामग्री को नहीं पहचान पाते। वाकई आप दोनों सास बहू के रंगीन पानी पूरी के लिए जितनी सराहना की जाए कम है। कितने स्वादिष्ट हैं ये पानी पूरी। हर एक दिन के साथ सास बहू के रंगीन पानी पूरी की पहचान बढ़ती चली जा रही थी। सालों से जमे गोलू गोलगप्पे वाले के तमाम ग्राहक अब सास बहू के रंगीन पानी पूरी के पीछे हो चुका था। सास बहू की कमाई भी बेहतर होने लगी थी। किससे गांव के प्रधान तक पहुंच चुका था। एक सांझ, अरे जरा हमको भी तो चखाओ अपने ये रंगीन पानी पूरी। अरे प्रधान जी आप? पूरे गांव में तुम्हारे ही पानी पूरी का बोलबाला मचा हुआ है। जरा हम भी तो देखें इस रंगीन पानी पूरी में ऐसा क्या खास है जो सभी को इसे खाने की खुमारी चढ़ी हुई है। हाँ? दोनों सास बहू गांव के प्रधान को रंगीन पानी पूरी देते हुए पूछती हैं, प्रधान काका कहिए कौन से रंग का पानी पूरी खाएंगे? ये हरे वाला, ये लाल वाला या ये चॉकलेट वाला? कोई सा भी। जैसे प्रधान एक रंगीन पानी पूरी को हलक से नीचे उतारता है, बिगड़े स्वाद के चलते उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो बेबाक बिगड़ा मुंह बनाकर कहता है, अरे ये कैसा रंगीन पानी पूरी है, स्वाद का पता ही नहीं है। अजीब सी सड़न महसूस हो रही है इस पानी पूरी के पानी में। इस पर दोनों सास बहू तेजी दिखाते हुए कहती हैं, अरे प्रधान जी शायद आपकी सेहत सही नहीं, वरना हमारे रंगीन पानी पूरी खाने वालों की तो जुबान नहीं थकती। हम सास बहू के लिए तारीफ के पुल बांधते हुए। देखते ही देखते सास बहू की दुकान पर आने वाली भीड़ घटना शुरू हो जाती है, जिससे उनकी आमदनी बुरी तरह प्रभावित होती है। तभी लता और ब्रजेश उनके पास आते हैं और कहते हैं, अरे लता क्या हुआ ब्रजेश को, ऐसे पेट पकड़े बैठा है? जाने क्या हुआ है काकी, पिछले कई दिन से इनको कुछ पच ही नहीं रहा। मैंने सोचा क्या पता आपके रंगीन पानी पूरी खाकर इनके पेट का पानी टनाटन हो जाए। दोनों सास बहू उन्हें पानी पूरी खिलाने लगती हैं, मगर गोलू गोलगप्पे वाला उनके चेहरे पर पड़े पछतावे को भाप जाता है और कहता है, अरे ये रंगीन पानी पूरी बेचने वाली सास बहू के चेहरे की रंगत क्यों उड़ी है? कुछ दिन से मैं ये भांप रहा हूँ कि जो भी ग्राहक इनके बनाई रंगीन पानी पूरी खाता है या तो उसका पेट बिगड़ जाता है या वो बिछौना धर लेता है। अब तो इस रंगीन पानी पूरी के पीछे छुपा पुख्ता प्रमाण खोजना ही होगा। अगली भोर गोलू जल्दी जागकर सास बहू के घर में घुसकर उन्हें रंगीन पानी पूरी में मिलावट करते देख लेता है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। इस रंगीन पानी पूरी से ज्यादा कमाई करने के लिए तुम सास बहू इस घटिया दोषपूर्ण सामग्री की मिलावट करती हो। अरे इससे कितनी जिंदगी बीमारी के चपेट में आ रही है, इसकी जरा भी जानकारी है तुम सास बहू को? गोलू की बोली मक्खर सास बहू को बड़ी सबक दे जाती है, जिसके बाद अलका कहती है, हमको माफ कर दो गोलू, पैसे कमाने की होड़ में हमको और कुछ सोचा ही नहीं। पहले दिन पानी पूरी की बिक्री नहीं हुई, हमारा पर्दा न दिखने पर हम रंगीन पानी पूरी बनाकर बेचने लगी। हमें हमारे घटिया किस्म के रंगीन पानी पूरी बेचने का पछतावा है। आज से हम ये धंधा छोड़ देंगी। सास बहू की आंखों से बह रहे आंसू के पीछे के पछतावे को देखकर गोलू बात को वहीं दबा देता है। अगले दिन से सास बहू नए सिरे से साधारण तौर से गांव में घूम घूम कर गोलगप्पे बेचने लगती हैं, जिसके बाद वो दोनों क्रमशः कम कमाई में भी बेहद खुश थीं, जो उनके बड़े बदलाव को दर्शा रहा था। चुड़ैल दर्जी की भूतिया मशीन। पिंकी नाम की 8 वर्षीय लड़की खाना ढूंढते ढूंढते रात में एक कचरे के पास जाती है और खाना ढूंढती है। बहुत भूख लग रही है, भगवान जी अब तो खाना दे दो, कुछ तो यहाँ मिल जाए। ये बोलकर वो फिर से कचरे में कुछ खाने की चीज ढूंढती है तो ढेर सारा कूड़ा और एक आवाज आती है, ले चलो मुझे अपने साथ, ले चलो मुझे बाहर आना है, बाहर निकालो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अपने साथ ले चलो। पिंकी इसके हिलने और आवाज से बेहद डर जाती है। ये आवाज कैसी आ रही है? मुझे बहुत डर सा लग रहा है। मेरे करीब आओ, मुझे निकालो यहाँ से। कोई पुकार रहा है, क्या है जरा देखती हूँ। ऐसा कहकर पिंकी उस कचरे के ढेर को हटाती है तो वहाँ उसे एक सिलाई मशीन मिलती है, जो कहती है, मुझे ले चलो, मुझे यहाँ मत छोड़ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चलो मुझे यहाँ से लेकर चलो। बाप रे बाप, कितनी पुरानी गंदी सी मशीन है जो बोल रही है।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या करूं, ले जाऊं या नहीं? इसने कुछ कर दिया तो? ऐसा कहकर पिंकी दुविधा में पड़ जाती है। क्या पिंकी अजीब सी दिखने वाली भूतिया सिलाई मशीन को ले जाएगी या डर कर छोड़ देगी? ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। क्या करूं, इस सिलाई मशीन को ले जाऊं या नहीं? दिखने में बहुत गंदी है, डरावनी सी भी। ले चलती हूँ। पिंकी उस भूतिया मशीन को उठाने की कोशिश करती है। इतने में वो मशीन हवा में खुद उड़ने लगती है और कहती है, तुम्हें मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुम्हारे पीछे पीछे चल लूंगी। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी मशीन हो। ये कहते ही पिंकी के साथ साथ वो मशीन उड़कर उसके घर तक चलती है, जहाँ उसकी अंधी माँ अंबिका उसका इंतजार कर रही थी। और वो कहती है, माँ, मैं आ गई। मुझे कचरे में से एक मशीन मिली है, सिलाई मशीन। पता है माँ, ये उड़ती भी है और ये बोल रही थी कि मुझे अपने साथ ले चलो, तो मैं इसे यहाँ ले आई। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? सपना देख रही हो क्या? नहीं माँ, सच बोल रही हूँ। पिंकी के ये कहते ही वो इस मशीन को छूकर देखती है और बोलती है, अरे हाँ बेटा, तू तो सच कह रही है, पर इसका क्या फायदा? तू तो मेरे लिए खाना लेने गई थी ना, इस मशीन से क्या करेंगे? तुझे सिलाई नहीं आती है वैसे भी। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। ये सुनते ही वो सिलाई मशीन फिर से हिलने लगती है और उसमें से एक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। बताओ क्या खाना है तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। बेटा, आवाज किसकी आ रही है? हमारे घर में तो सिर्फ हम दोनों ही है ना? माँ, हम ही थे, पर अभी उस सिलाई मशीन में से डरावनी सी चुड़ैल आंटी निकली है। क्या? चुड़ैल? तुम मुझे और मेरी बेटी को परेशान तो नहीं करोगी ना? चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं तुम्हारी मदद ही करूंगी। तुम्हें बढ़िया सा खाना खाना है ना? अभी देती हूँ। आबरा का डाबरा, खाना आजा। चुड़ैल के ये कहते ही एक टेबल पर खाना आ जाता है और माँ बेटे बड़े चाव से खाना खाती हैं कि उसकी भूतिया मशीन हवा में उड़कर बोलती है, चुड़ैल डाइन, तू मेरे साथ ये सब ठीक नहीं कर रही है। मुझे भी खाना खाना है, मुझे बाहर निकालना। उसे आजाद कर, मुझे एक कब तक ऐसे बांध कर रखेगी? चुप कर, करेले के सड़े हुए सूखे लाल बीज। और तुझे खाना खाने की क्या जरूरत? वैसे ही ठीक है, और ये तेरी सजा है। तू सिलाई मशीन बनकर ही रहेगा। आंटी, ये कौन है जो ऐसे बोल रहा है? मुझे तो लगा इस मशीन के अंदर एक ही है, लेकिन आपके अलावा भी इस मशीन से कोई बोलता है। हाँ गुड़िया, ये एक गंदा सा भूत है। अच्छा, ऐसा लगता है कितने दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिला है। पर आप हमारे पास क्यों आए हैं? भूतिया मशीन का क्या काम? मैं चाहती हूँ आप मेरी भूतिया सिलाई मशीन से बहुत सारे कपड़े सिलें। ये खुद चलती रहेगी, बस आपको कपड़ा लगाना है और फिर आप इस कपड़े को मार्केट में बेच भी सकते हैं, जिससे आपको पैसे भी मिलेंगे। पिंकी, तुम करना ये काम, तुम्हारी मम्मी कर नहीं पाएंगी ना। पर मुझे सिलाई करना नहीं आता। भूतिया सिलाई मशीन खुद ही कपड़े सिल कर देगी। इस तरह से चुड़ैल पिंकी को कपड़े देती है, जिससे वो भूतिया सिलाई मशीन खुद ब खुद फटाफट अनेक तरह के डिजाइन वाले सुंदर सुंदर कपड़े सिलने लगती है। 2-3 घंटों में ही वो बहुत सारे कपड़े सिल देती है, जिसे देखकर पिंकी कहती है, अरे वाह वाह, इसने तो बहुत सुंदर फ्रॉक, सूट और लहंगे बनाए हैं। वाह! भूतिया सिलाई मशीन कितने काम की है। आज के लिए इतने कपड़े काफी हैं। अब कल हम इसे बेचने चलते हैं। देखो चुड़ैल, तुम मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रही हो। मैं थक गया हूँ बहुत और काम नहीं कर सकता। मैं जब तक तुझे बोलूंगी तब तक तुझे कपड़े सिलते रहना होगा, समझा? अगले दिन चुड़ैल अपना रूप बदलकर पिंकी के साथ मार्केट में वो कपड़े बेचने जाती है, जिसके बाद बहुत सारे लोग उस सुंदर सुंदर डिजाइन को खरीदने आते हैं। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है, जरा मुझे देना गुड़िया। वो कितने की है? सिर्फ 300 रुपए की। ये कहते पिंकी उस लड़की को वो ड्रेस दे देती है। ऐसे ही पिंकी चुड़ैल की भूतिया मशीन से रोज रोज रात में अनेक तरह के सुंदर सुंदर कपड़े सिलती है और अगले दिन जाकर बेच देती है, जिससे धीरे धीरे माँ बेटी पर बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एक दिन अंबिका कहती है, चुड़ैल जी, आप हमारी मदद कर रही हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। पर ये जो बीच बीच में भूतिया मशीन से बार बार आपकी लड़ाई होती है, आखिर वो कौन है जो बार बार बोलता है? मैं बताती हूँ। दरअसल ये जो भूतिया मशीन है, ये मेरा पति विनोद है।
मैंने इसे भूतिया मशीन में कैद कर रखा है क्योंकि कुछ समय पहले इसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। मैं इसके साथ रहती थी। मुझे सिलाई करने का बहुत शौक था। मैं पेशे से दर्जी थी। लोगों को अपने मनपसंद तरह के डिज़ाइन के कपड़े बनाकर उनको पहनाना और जो मुझे तारीफ मिलती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। अरे अनुराधा दीदी, आपने बहुत अच्छे साड़ी का ब्लाउज सिला है और जो मेरा पहले वाला आपने सूट सिल कर दिया था उसकी तो क्या तारीफ हुई थी, क्या बताऊं मैं आपको। आप ना अपना कोई बड़ा सा बुटीक क्यों नहीं खोल लेती? अरे इतनी गरीबी में मैं सिर्फ सिलाई मशीन चलाकर 2 पैसे कमा सकती हूँ। बुटीक के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मेरा पति निठल्ला शराबी है, मेरी मदद तो करता नहीं है, तो मेरे पास अपना बुटीक सेंटर होता। ये तो आपने सही कहा। ये कहते ही अनुराधा फिर से सिलाई करने लगती है। तभी उसका पति सुनील नशे में धुत उसके पास आकर कहता है, चल मेरे को पैसा दे, आज मेरे को संतरी नहीं ब्रांडी पीनी है। चल पैसा निकाल, जब देखो सिलाई करती रहती है। आप पागल हैं क्या? मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। मैं बुटीक के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। एक बार बोल दिया ना पैसे निकाल, मतलब निकाल, वरना तेरी सिलाई मशीन तोड़ दूंगा मैं नहीं दूंगी। जो करना है कर लीजिए। तो ये ले। ये कहते ही गुस्से से सुनील उसकी सिलाई मशीन को तोड़ देता है। इससे मैं आपको और अपना पेट पालती हूँ। मैंने कितने पैसे जोड़ जोड़ कर मशीन खरीदी थी और आपने एक झटके में तोड़ दी। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये कहते ही उन दोनों में हाथापाई होती है, जिससे लड़ते लड़ते पैर फिसलने से खिड़की से गिरकर एक साथ वो मर जाते हैं। दोनों चुड़ैल और भूत बनने के बाद चुड़ैल उसे भूतिया मशीन में तब्दील कर देती है और कहती है, तुमने मेरी मशीन को तोड़ा है ना, इसलिए आज से तुम सिलाई मशीन बनकर बहुत सारे कपड़े सिलोगे। अरे छोड़ो मुझे, जाने दो, आजाद करो मुझे इस सिलाई मशीन से। उसके बाद तुम्हारी बेटी को ये भूतिया मशीन मिली ताकि हम तुम्हारा भला कर सके और मैं इसे सजा दे सकूं। अब तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, इसलिए हमें जाना होगा ताकि हम और भी लोगों की मदद कर सके। आप आए और आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुड़ैल आंटी, आप मुझसे मिलने आया करना। हाँ बेटा। इस तरह से चुड़ैल उस मशीन को लेकर गायब हो जाती है और किसी और की मदद करने पहुंच जाती है। चुड़ैल के दिए पैसों से कुछ समय बाद पिंकी के माँ की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है, जिससे वो देखने लगती है।